हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 12th हिंदी का फर्स्ट चैप्टर बातचीत का लाइव ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। तो आप लोगों को फटाफट से हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है और ऑफलाइन स्टूडेंट को भी बताते रहना है, पार्टिसिपेट करते रहना है और बताते रहना है हर एक क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बातचीत का लेखक परिचय और संपूर्ण हिंदी अर्थ बता चुके हैं, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में है, जाके देख लीजिएगा। और फिर इसका पाठ का प्रश्न उत्तर भी करवा दिए हैं और आज जो करवाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव लाइव प्रैक्टिस। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न आ चुका है, तो आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। तो बताओ, पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन है बाबू, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। सबसे पहले यदि बात करें इस चैप्टर के बारे में बात करें तो चैप्टर का नाम था बाबू बातचीत। चैप्टर का क्या नाम था? बातचीत, जिसका लेखक बालकृष्ण भट्ट जी थे। बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे। भारतेंदु युग किस में आता था? आधुनिक काल में। अब यदि बात करें यदि फीलिंग नहीं आ रहा हो तो ये क्या है? बालकृष्ण, ये है बाबू बालकृष्ण भट्ट जी। अब बताओ इसका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। यदि पूछें इसका मृत्यु कब हो गया था तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। अब बताओ ये निवास स्थान इसका कहाँ पे था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। अब बताओ इसका माता का नाम? पार्वती देवी। अब यदि इसके पिता का नाम पूछा जाए तो बेनी प्रसाद भट्ट जी थे। अब देखिए पहला प्रश्न का आंसर आप लोग बताइएगा, ऑनलाइन स्टूडेंट भी और ऑफलाइन स्टूडेंट। बताइए पहला क्वेश्चन क्या है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, अर्थात इसका लेखक पूछा जा रहा है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, बालकृष्ण भट्ट जी। अब बताइएगा इस क्वेश्चन का दूसरा आंसर क्या बोलता है? ध्यान से देखिएगा और बताइएगा, दूसरा आंसर को पढ़िए। बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के रचनाकार थे? किस युग के रचनाकार थे? अगर युग पूछे तो कौन सा हो जाएगा? भारतेंदु युग। यदि काल पूछते तो आधुनिक काल हो जाता। तो बताओ ये किस युग के कवि हो गए? भारतेंदु युग के, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। अब अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? बताओ। अब यदि एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि 100 अजान एक सुजान क्या है, ये भी पूछा जा सकता है, तो बगले में लिख दिया कि 100 अजान एक सुजान क्या है? उपन्यास है। और ये किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट जी के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित था? यूरोप के लोगों में क्या था? ज्यादा प्रचलित था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप का प्रतिपादन किया था। किसका किया था? हिंदी प्रदीप में। हिंदी यहाँ पे क्या हुआ था? छूट गया था। हिंदी प्रदीप का संपादन किया था। अब बताया जाए, अगर ये पूछा जाए कि हिंदी प्रदीप का जो संपादन किया था वो कब किया था? 1877 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते थे? बातचीत की क्या बतानी चाहती थी? शैली। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न, एक भी प्रश्न छूट रहा है। बालकृष्ण भट्ट बोल रहा एंट्रेंस परीक्षा कब पास किया था? बताओ तो, कब किया था? 1867 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर पूछ दिया जाए कि किस स्कूल से किया था तो प्रयाग के मिशन स्कूल से। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है? 8। प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? क्या हो जाएगा? अब देखो, अगर रचनाएं बोल देता कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा कौन सा रचना, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा अगर उपन्यास को यहाँ पे मिटा दें तो सारा आंसर हो जाएगा इसका। क्योंकि हमारी घड़ी, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का भी, सीता वनवास, सब उन्हीं का कृति है।
बालकृष्ण भट्ट जी का ही कृति है, लेकिन इसमें पूछ दिया है, क्या पूछा है कि इसमें उपन्यास कौन सा है, तो इसमें उपन्यास कौन था, हमारी घड़ी। अब अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगले प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 10, बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का क्या नाम था, क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा, भट्ट जी का मतलब क्या हुआ, बालकृष्ण भट्ट जी। यहाँ पे भट्ट जी लिखा हुआ है, मत समझिए भट्ट जी शॉर्ट नाम है। बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया, कितने वर्ष में किया था। अब ये ईस्वी पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जी जो हिंदी प्रदीप का संचालन किया था 1867 ईस्वी में, कितने वर्ष में किया था। ये बुक में फैक्ट लिखा हुआ है, अगर कोई बुक पढ़ के आती तो पता चल जाता। 33 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर कितना है, 13, बालकृष्ण भट्ट जी का मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु 20/1914। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 14 क्या बोल रहा है, बालकृष्ण भट्ट जी के माता का क्या नाम था, माता का नाम पार्वती देवी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। अब यदि पूछा जाता कि बालकृष्ण भट्ट जी के पत्नी का क्या नाम है, तो श्रीमती रामा देवी। ये क्या थी, क्या थी, पत्नी थी, और ये हो गया उसकी माता जी। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 15 कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल आते हैं, कलेश, द्वेष, मवाद या धुआं या ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब होता है दुश्मनी। तो निकल क्या जाता है, ईर्ष्या का मतलब क्या हुआ बाबू, दुश्मनी। अब बताओ, कलेश दुश्मनी खाली नहीं निकल सकता है, जब हम बातचीत करते तो हमारे अंदर मवाद और धुआं सब, मवाद का मतलब और धुआं का मतलब ये सेंस हुआ कि हमारे अंदर जो भी कुछ बातें छुपी रहती है, जो कुछ बातें छुपाना चाहते हैं, वो सब सारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। हमारे अंदर किसी के प्रति अगर घृणा भी हो तो वो भी बाहर निकल जाता है। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, मवाद एवं मेवाद और धुआं लगाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, प्रश्न नंबर कितना है, 16। अब यदि बताइए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 16, बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया था, उर्दू शब्दकोश का, हिंदी शब्दकोश, इंग्लिश शब्दकोश, मुझे नहीं पता। अब यदि अगर नहीं भी क्वेश्चन को पता है तो बताओ इसको कैसे हल करेंगे। बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी के लेखक थे कि इंग्लिश का, हिंदी साहित्य के बारे में बताते थे, तो हिंदी शब्दकोश का क्या करेंगे, संपादन करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर कितना है, 17। क्या बोल रहा है, मनुष्यों में डैश डैश ना होती तो हम नहीं जान पाते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सृष्टि का मतलब होता है क्या, संसार। सृष्टि का मतलब संसार। स्वाभाविक बात है, यदि इस मनुष्यों में वाक शक्ति ना होती तो हमें पता चलता ये गूंगी संसार का क्या हाल है। तो यहाँ पे क्या भराएगा, वाक शक्ति। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब अगले प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर कितना बोल रहा है, 18। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, या किसका मत था, कौन सा व्यक्ति था, एडिसन नामक व्यक्ति। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यदि अगला प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर कितना है, 19। बात करने का हुनर किसके पास था, बातचीत करने का जो हुनर था वो किसके पास था, यूरोप के लोगों के पास। उसका नाम क्या था, उस कला का नाम क्या था, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। इसका दूसरा नाम था शुद्ध कोष्ठी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यूरोप के लोगों के पास। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर कितना है, 20। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका डैश डैश प्रकट नहीं होता। क्या, गुण और दोष दोनों प्रकट नहीं होगा।
जब तक कोई मनुष्य बोलेगा नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि ये कैसे स्वभाव के व्यक्ति हैं। यानी जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका क्या क्या प्रकट नहीं होगा, गुण और दोष, गुण और दोष। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा। सारा प्रश्न आपको लग रहा है कि हम लोग पढ़ चुके हैं। बताओ, पढ़ाई तो ऐसा ही ना होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट अगर क्लास का खत्म हो गया हो तो हर एक ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए, हर एक ऑब्जेक्टिव के आंसर। बोला रॉबिन्सन क्रूज कितने वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था, कितना वर्ष तक, 16 वर्ष तक। जब उन्होंने मुख देखा था तभी ने उसको सुनाई दिया था बात। किसके मुख से बात सुनाई दिया था, सबसे पहले फ्राइडे के मुख से। किसके मुंह से, फ्राइडे के मुंह से। यानी 16 वर्ष तक वो कहां पे अपना जीवन जीवित किया था, आइलैंड्स पे, हिंदी में बोले तो द्वीप पे। ये अपना 16 वर्ष तक क्या किया था, जीवन को यापन किया था। अगला प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर कितना है, 22। बालकृष्ण भाट जी मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे, 1000 निबंध लिखे थे। कितना, 1000। जिनमें से यदि बात करें तो 100 से प्लस निबंध क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। 100 से प्लस जो निबंध था वो क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अब यदि बोला जाए अगला प्रश्न की बात तो प्रश्न नंबर 23 क्या बोल रहा है, शक्ति शब्द का लिंग निर्णय करें। इस चैप्टर में एक वर्ड आया शक्ति। अब शक्ति बताओ स्त्रीलिंग है या तो पुल्लिंग है, क्या हो जाएगा, शक्ति, शक्ति होगा बाबू क्या, स्त्रीलिंग। अब देखो ये बुक से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आया है, क्या हो गया ये, स्त्रीलिंग, क्योंकि इसमें ग्रामर का वर्ड छुपा हुआ था, शक्ति पूछा गया था, इसीलिए इसको लाए। शक्ति क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, आ गया ये बहुत बड़ा ये पनौती क्वेश्चन है। बोलता है स्वयंता स्वयंवर किसकी रचना है। चैप्टर का नाम क्या है, बातचीत। लेखक का नाम क्या है, बालकृष्ण भाट जी। अगर इसको तुम नहीं पढ़ी रहती तो अंजादे टक्कर मारती किसके पास, भाट जी के पास, क्योंकि चैप्टर उन्हीं का तो कृति उन्हीं का। लेकिन ये क्या अलग था कि नहीं, किसका था, श्रीनिवास दास की। बताओ इसकी जो कृति थी संयुक्ता स्वयंवर, इसी कठोर आलोचना की थी कौन, बालकृष्ण भाट जी कठोर आलोचना की थी। अब तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या मारोगे, ऑप्शन नंबर बी। अब अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। बोल रहा रहस्य कथा उपन्यास किसकी रचना है। अब देखो चैप्टर उन्हीं का है तो उन्हीं का कृति रहेगा, लेकिन यदि पूछ दे कि रहस्य कथा क्या है तो एक उपन्यास है। ये भी याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। हम क्वेश्चन थोड़ा हटके दिए इसलिए ताकि दोनों बात याद हो जाए कि रहस्य कथा, अगर ये पूछ देते हैं कि रहस्य कथा किसकी रचना है तो बालकृष्ण भट्ट मारना बहुत आसान हो जाता है। उपन्यास इसलिए लिख दिए हैं ताकि अगला प्रश्न कोई बना सकता है कि रहस्य कथा क्या है, तो क्या एक उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया था। अब अगला प्रश्न की बात करें तो बताओ अगला प्रश्न क्या है, 26। गुप्त वैरी उपन्यास, ये भी क्या है, एक उपन्यास है। किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट जी की ही होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, सद्भाव का अभाव, ये भी क्या है, उपन्यास है। तो बताओ ये किसकी कृति है, यानी किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट जी का है। ये सारा क्या था, उपन्यास। तो बालकृष्ण भट्ट जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब यदि पूछा जाए पद्मावती, पद्मावती नामक नाटक किसकी रचना है। अगर ये पूछा जाता कि पद्मावती है क्या तो क्या बताती, एक नाटक है, लेकिन ये किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट जी की। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है, दमयंती स्वयंवर नामक क्या है, नाटक है, किसकी रचना है। हम ये बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि ये दमयंती जो स्वयंवर है किसकी रचना है, क्योंकि चैप्टर जब बालकृष्ण भट्ट जी का चल रहा है तो उन्हीं का सारा रचना आएगा। लेकिन एक वो अपवाद था, स्वयंता स्वयंवर किसकी रचना था, श्रीनिवास दास की। बस उसको याद रखना। बाकी मेरा मकसद है ये याद कराने की कि दमयंती जो स्वयंवर है ना वो क्या है, एक प्रकार की नाटक है। क्या है, नाटक है। और किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न की बात करें, बताओ एक रोगी और एक वैद्य नामक क्या है, नाटक है। क्या है, नाटक। तो ये किसकी रचना होगी, बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर ए।
टोटल इस चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए। अब 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लग रहा है तुमको लेखक परिचय में नहीं बताया गया हो, लेखक परिचय बताए थे, सुपर नोट बताए थे, इसीलिए ताकि सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो सके, बन सके। अब बताओ जब हम ये चैप्टर पढ़ा दिए, अब इस चैप्टर का जब ऑब्जेक्टिव भी याद करने लग जाओगी तो फायदा क्या होगा पढ़ने के लिए, इस चैप्टर को पढ़ने में कोई फायदा होगा। तो इसीलिए चैप्टर को ऐसा पढ़ो ताकि ऑब्जेक्टिव खुद बन जाए। बालकृष्ण भट्ट जी के पत्नी का क्या नाम था, श्रीमती रामा देवी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 30 क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, बताया जाए बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का पिता क्या थे। इसमें क्या पूछ रहा है, क्या थे। यदि पिता पूछे क्या थे तो क्या थे, एक व्यापार थे। यदि पिताजी का नाम पूछता तो बेनी प्रसाद भट्ट। पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, लेकिन ये पेशे से क्या थे, व्यापार थे। अब यदि इसकी माता के बारे में पूछ दिया जाए, इसकी माता जो बालकृष्ण भट्ट जी के माता का क्या नाम था, पार्वती देवी। वो क्या थी, एक संस्कृत महिला थी, पढ़ी लिखी महिला थी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसी बातचीत राम रमौल कहलाती है, 4 लोगों से अधिक की बातचीत। अगर 4 लोगों की बातचीत पूछे तो क्या हो जाता, फॉर्मेलिटी। 4 लोगों की बातचीत फॉर्मेलिटी, असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच। और 3 लोगों की अगर बातचीत पूछा जाए तो जैसा कि मानो अंगुली में पहना हुआ अंगूठी पे बैठा नग हो। 3 लोगों की बातचीत, 4 लोगों की बातचीत फॉर्मेलिटी कहलाती थी। 4 से अधिक लोगों की बातचीत क्या कहलाता था, राम रमौल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 लोगों से अधिक की बातचीत। अब अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर कितना है, 34। तो बूढ़ों की बातचीत का विषय प्रायः क्या रहता था। बताओ, 2 बूढ़े जब आपस में बात करते थे, जमाने की शिकायतें करते थे, यानी पुराना जमाने की बात करते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या बोलता है, तो बूढ़ियां लोग जब बात करती आपस में तो उसकी विषय प्रायः क्या हुआ करती थी, बहू बेटियों के बारे में, यानी बहू बेटियों के शिकायतों के बारे में चर्चा करती है बार बार। अब यदि तो पूछा जाए बालकृष्ण भट्ट जी की काव्य रचना काल क्या था। अब देखो पूछ दिया ना, काव्य रचना काल क्या था, आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग के कवि थे। काल पूछा जाएगा तो आधुनिक काल, अगर युग पूछा जाए तो भारतेंदु युग। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या बोलता है, बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। बालकृष्ण भट्ट जी क्या बताए थे, आत्मवार्तालाप, खुद से बात कर लिया करो, अपने आप से बात करना ही सबसे असल क्या है, बातचीत है। उत्तम तरीका बताया था बालकृष्ण भट्ट जी। तो क्या हो जाएगा, आत्मवार्तालाप। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले प्रश्न को ध्यान से देखना, क्या बोलता है, मनुष्य के सुख और दुख का अनुभव किससे होता है। बताओ, सुख और दुख का अनुभव किससे होगा, ज्ञानेंद्रियों, तना का मतलब हमारा शरीर वगैरह हो गया। बताओ, अपने आप से मुझे नहीं पता, ज्ञानेंद्रियों का मतलब क्या होता है, अपने आप से तो नहीं हो सकता। ज्ञानेंद्रियों का मतलब होता है क्या, ये मस्तिष्क। अब बताओ, ये मस्तिष्क ने डिसाइड करता है, क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। सुख और दुख का अनुभव कहां से होगा, ज्ञान इंद्रियों से। और जो ज्ञान इंद्रिया जो है ना हमारा दिमाग, इसको बहुत बड़ा चोट पहुंचता है, बाहरी चोट भी पहुंचता है, आंतरिक चोट भी पहुंचता है। किसी के बारे में सोचा मत करो कि ये हो गया, वो छोड़ के चला गया। इससे क्या होता है, दिमाग को अंदर अंदर क्या होता है, चोट पहुंचता है और अंदर अंदर कमजोर होती जाओगी। अगला प्रश्न देखना, प्रश्न नंबर क्या, 38। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज्ञान इंद्रियों। अगला प्रश्न देखो, क्या होगा, रेल का विकट खेल नामक क्या है, नाटक है, किसकी रचना हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, बाल विवाह नामक नाटक किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट जी का। ये क्या है, नाटक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, जैसा काम वैसा परिणाम किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट जी का। ऑप्शन नंबर ए। अब पूछा जाए, बालकृष्ण भट्ट जी प्रारंभ में किस भाषा में पहले अध्ययन किया था। क्या बताए थे, इसका जो माता थी पार्वती देवी बहुत पढ़ी लिखी थी, अपने पुत्र को प्रेरित किया, संस्कृत भाषा में उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। सबसे पहले किस भाषा में,
संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर क्या है 43। बालकृष्ण भट्ट जी के कितने निबंध बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे? 100। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बताओ नाटक के प्रारंभ में क्या किया जाता था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। क्या किया जाता था? नांदी पाठ। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, बोलता है बल्कि बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना नहीं है। इसमें कौन सी उसकी रचना नहीं है? बातचीत तो है ही उनका, बाल विवाह भी उन्हीं का है, और रेल का विकट खेल भी है, और उसने कहा था उनकी रचना नहीं है। ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी का है, और उसी चैप्टर को अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट जी की तुलना किनसे किया था? इसमें अगर एडिशन एवं स्टील से किया था इसकी तुलना। ये जब बुक पढ़ोगे ना तो पता चलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखना। टोटल कितना प्रश्न है? 50 प्रश्न है। मनुष्य का गुण और दोष प्रकट होता है। हंसने से तो हो ही नहीं सकता है, रोने से भी नहीं होगा, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? बोलने से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा। बातचीत के लेखक कौन है? बताओ, सबसे आसान क्वेश्चन सबसे बाद में आया है। कौन सा प्रश्न कौन सा हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट जी। अब अगला प्रश्न देखना, 2 प्रश्न और बच गया है। 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। किसे? रॉबिन्सन क्रूज को। व्यक्ति बेचारा कहाँ पे रहा करता था? आइलैंड्स पे रहा करता था। बेचारा के पास वहां पे जानवरों के बीच रहा करता था ये। अब एक अंतिम प्रश्न है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर करना है। देखो बातचीत क्या है, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। देखो जो स्टूडेंट देखो ऑनलाइन में है मेरे दोस्तों, सबको इसको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। जो ऑफलाइन में है वो भी क्या इस वीडियो में जाके कमेंट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मानेंगे। कौन सा क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, वीडियो में जाना फिर इसका आंसर करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या करना है? कमेंट करना है। इसी तरह हर एक चैप्टर का आप लोगों को ये इसमें वीडियो मिलेगा, ऑब्जेक्टिव लाइव प्रैक्टिस। तो इस चैनल को क्या करें? शेयर करें। और अगले चैप्टर का फिर अब आएगा क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी आएगा, लेखक का परिचय भी आएगा और संपूर्ण हिंदी अर्थ आएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।